नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मुस्लिम राजनीति के केंद्र और हिंदू राजनीति की दिशा तय करने वालों के बयान 2024 के चुनावों की आउटलाइन तय करने लगे हैं। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में शामिल हुए। वैसे तो मीटिंग कई मुद्दों को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कॉमन सिविल कोड, वर्शिप एक्ट 1991 और असम में कम उम्र में हुई शादियों के मामले में हो रही गिरफ्तारियों को लेकर हुई। मुस्लिम नेताओं ने साफ कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं होने देंगे, वर्शिप एक्ट 1991 बदलने नहीं दिया जाएगा और असम में जो हो रहा है उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यह तो हुई एक पक्ष की बात। अब दूसरा पक्ष जो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से आया है वो रखते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं से पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने का प्लान समझाया। संघ प्रमुख ने एक इंटरव्यू में हिंदू समाज के फैले रोष और उससे पैदा हुए गुस्से की बात की। और 2 दिन पहले सह सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। जिन्होंने मजबूरी में गोमांस खाया वो भी हिंदू हैं और उन सबको एक साथ रखने की कोशिश चलती रहेगी। सरकार संसद में कह चुकी है कि फिलहाल समान नागरिक संहिता लाने का केंद्र सरकार का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। यह बात और है कि गुजरात, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारें इसे लाने का ऐलान कर चुकी हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी हो चुकी है। 2024 का वोट युद्ध का निर्णय क्या इन्हीं मुद्दों के आसपास होगा? क्या 24 का धर्म का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होगा? दोनों पक्षों की तरफ से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो किस तरफ जा रही है? आज कुरुक्षेत्र में हम इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट करने वाले हैं, बड़ा बहस करेंगे। लेकिन आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या हुआ, बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी की जुबानी सुनिए। कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। ये 2 अहम पॉइंट थे और जो इसमें ज़्यादा अहम चीज़ें थी वो ये थी। चलिए, डिबेट पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। लेकिन एक तथ्य मैं यहां पर करेक्ट कर दूं, उत्तराखंड में यूसीसी पर कमेटी बन चुकी है, इसे लागू करने की योजना है। कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद आगे का प्लान तय किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी स्वागत है। कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है AIMIM के, आपका भी स्वागत है। और शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखते हैं, उनके पक्ष में बातें करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कलीमुल हफीज जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कई सारे बातें, उसमें यह कहा गया कि यूसीसी लागू नहीं होने दिया जाएगा, 1991 एक्ट का विरोध करेंगे, जो असम में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं शादियों के मामले में उसका विरोध करेंगे, उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो क्या ये 24 का ग्राउंड बनाने की तैयारी है? धर्म के आधार पर 24 का चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, उन्होंने जो साफ तौर पे ये बात कही कि मुल्क में जो इस वक्त नफरत की फ़ज़ा बह रही है उसके ख़िलाफ़ हम सबको एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने 1991 एक्ट को बचाने की बात कही, विरोध करने के लिए नहीं कही, जो आपने शायद कहा, आप करेक्ट कर ली थी। दूसरी बात, जब मुल्क में इतने ख़तरनाक हालात हों तो मुल्क के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बैठें और बैठ करके मुल्क को बचाने के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं उन कोशिशों को पूरा करें। जहाँ तक सवाल
आसाम की सरकार का जुल्म करने का है। कलीमुल हफीज जी, माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं और आपको। जो उनके जो 10 नुकात मुझे जरा खतरनाक, सब इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क को मजबूत करने के लिए। हाफिज मियां, मुझे जरा वो खतरनाक हालात वाला भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि मुल्क में किस तरह से बहुत खतरनाक हालात बने हुए हैं और आप सभी, हम सभी खतरे में हैं, वो क्या सिचुएशन है? नहीं, आपको मैं किस दृष्टि से बताऊं? आर्थिक दृष्टि से बताऊं तो उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है। सामरिक दृष्टि से बताऊं तो चीन हमारे देश की धरती पे बैठा हुआ है। की बैठक में आर्थिक और सामाजिक सामरिक दृष्टि से बताऊं चर्चा हुई होगी ना? तो एक साथ नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मैं नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं कोई तर्जुमान हूं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं आपको। मैंने आपको ये बताया कि जब 8-8 हजार लोगों को एक साथ FIR करके जेल में डाला जा रहा हो, जब हलाल गोश्त के खिलाफ बाकायदा बिल लाया जा रहा हो, जब बच्चियों को हिजाब पहन के तालीम न लेने दी जा रही हो, जब अजान, रोजा, खाना पीना यानी शिनाख्त पे जहां जहां पाबंदियां लग रही हो, तो इससे ज्यादा और क्या खतरनाक माहौल होगा? और अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए तो ये युद्ध जैसे हालात हैं कि उनको बिना प्रक्रिया के उनके घर तोड़ दिए जाते हो, बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो ये और इससे ज्यादा आप क्या समझते हैं? क्या लोकतंत्र इसी का नाम है कि इसमें आम शहरी, खासतौर से अल्पसंख्यक डर के रहे? तो इसको हम समझते हैं कि नाजुक हालात है। ऐसे में हमें मिल बांट करके बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका आखिर इस हालात से बचा कैसे जाए, मुल्क को कैसे बचाया जाए। ठीक है, संगीत रागी जी, बहुत खतरनाक हालात हैं और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, कह रहे हैं, और आंतरिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, जिस तरह के हालात अभी देख रहे हैं। कलीमुल हफीज जी, देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम आबादी को अल्पसंख्यक कहना बंद करना चाहिए। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी से सबसे पहले तो हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, विश्व की 5वीं बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत आज के दिन में भारत है। जब यूपीए काल था तो उस समय 14वीं बड़ी ताकत थी, आज 9वीं ताकत थी, आज जो है वो 5वीं बड़ी ताकत है। तो मुझे नहीं लगता है क्या हालात खराब हैं। आज दुनिया में डिफेंस का एक्सपोर्टर भारत बनने जा रहा है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स सामने यूनिकॉर्न्स खड़े कर रहे हैं भारत ने। तो हालात खराब हो मुझे नहीं मालूम है। रही बात आसाम की, हाँ, हालात खराब कौन करते हैं? वो जो आकर के सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, बात बात पे धमकी देते हैं, पाकिस्तान के एजेंडे को, भारत में 1947 के एजेंडे को फिर से लागत करने के लिए। संगीत रागी जी, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो भी मुद्दे आप जरा जल्दी से लाइए। यूसीसी से लेकर 1991 एक्ट से लेकर बाल विवाह से लेकर जो तमाम बातें की जा रही है और कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। देखिए, मुसलमान हमेशा खतरे में रहता है और दुनिया की कोई आबादी देख लीजिएगा, वहाँ पर हमेशा मुसलमान खतरे में रहता है। हमेशा ये गुहार लगाता है कि हम खतरे में हैं, खतरे में हैं। यहाँ 2% की आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय, पारसी समुदाय जो मिनिस्कल है, वो खतरे में महसूस नहीं है। उसकी आइडेंटिटी खतरे में है, लेकिन सबसे बड़ा दूसरा बहुसंख्यक समाज जो है वो खतरे में है। अब रही बात बाल विवाह की, बाल विवाह का कानून 2006 में आया था ना, वो कानून के अनुसार ही काम हो रहा है ना। और कानून में यदि गलती ज़्यादा मुसलमान करता है, आपको मैं बता रहा हूँ, 2019 और 20 के बीच में केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया था और सर्वे में ये आया था कि आसाम की जो स्थिति है वह नेशनल एवरेज से दुगनी है, लगभग दुगनी है। अलार्मिंग सिचुएशन उसको कोट अनकोट कहा गया था कि वहाँ जो अंडर एज लड़कियां हैं, जो प्रेगनेंसी है, वह नेशनल एवरेज से कहीं दुगनी है, 11.6% के आसपास थी। और उसी समय ये बात हुई थी कि भाई इसको रोका जाना चाहिए, यह एक प्रकार की सामाजिक कुप्रथा है। और असम के मुख्यमंत्री ने बहुत खुल करके कहा कि इसमें पंडित हो, मौलवी हो, जो भी इस कानून का वायलेशन करता है उसको कानूनी कार्रवाई करो। अब इसको मुसलमान लोग हिंदू मुस्लिम तबके से, हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना शुरू कर दें। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम 1991 का कानून का हम सुरक्षा करेंगे। हम चाहते हैं कि 1991 का कानून जो है वो काला कानून है। इस देश के लिए संसद ने एक धब्बा प्रस्तुत किया था, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को एकदम पूरे सिरे से खारिज कर दिया। बस मैं अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को पुनर्स्थापित करना इस देश के राष्ट्रीय समाज का नैतिक दायित्व बनता है। और वो सारी मंदिरें
जिन्हें तोड़ करके मुस्लिम इन्वेडरों ने, और आज जो उनका साथ देते हैं, वो उनको चाहिए कि वो जो कम से कम काशी और मथुरा, ये दो मंदिरों के बारे में बात की जाए। मैं शाहिद अली जी के पास जा रहा हूं। शाहिद अली जी, क्या बाल विवाह होनी चाहिए? और अगर बाल विवाह होगी और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? इसके विरोध में प्रदर्शनें होनी चाहिए? और जब ऐसे कानून लगाकर एक्शन लिया जाएगा तो कहा जाएगा कम्युनिटी खतरे में है? सर, बाल विवाह का कानून 2006 में बना था। उसका विरोध बाल विवाह के कानून का नहीं हो रहा है, वो एक तरफा गिरफ्तारियों का हो रहा है, नाहक गिरफ्तारियों का हो रहा है। जो इलीगल गिरफ्तारियां आसाम गवर्नमेंट के इशारे पर हो रही हैं, और वो पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है। आप जो कह रहे हैं कि साहब 2024 का माहौल सेट करने के लिए आज मीटिंग हुई है, ये पूरी गवर्नमेंट का एजेंडा 2024 के लिए चल रहा है। चाहे वो आसाम गवर्नमेंट की बात हो या भारत सरकार की बात हो, तमाम आर्थिक मसलों से, तमाम मसलों से ध्यान हटा करके से हिंदू मुस्लिम में झोंकते रहिए इनको, और इस तरह का अपना 2024 का इलेक्शन में निकाल लेंगे। आपको इलेक्शन मुबारक हो, लेकिन देश को बचाने के लिए भी आपको जस्तजू करनी चाहिए। आपने जो माहौल बना रखा है, 85% हमारे भाइयों को डरा रखा है कि 15% जो मुसलमान हैं, इनको अगर काबू में नहीं किया तो आप लोग खतरे में हो जाएंगे। अभी संजीव रागी साहब कह रहे थे कि साहब मुसलमान अपना को खतरे में बताता है। यहां पर तो विडंबना यह है कि 85% हमारे भाइयों को डराया जाता है कि 15% मुसलमान तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, इनको इसलिए हमने ठीक करना है। तो कहीं बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, कहीं गिरफ्तारियां करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं। नहीं, आप फिर वही बात कह रहे हैं। शाहिद अली जी, एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं, राष्ट्रीय बाल, ठीक है शाहिद अली जी, एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि असम सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। इस तरह के मामले संवेदनशील हैं और इसके लिए उन्होंने AIUDF को भी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख को भी फटकार लगाई। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सही है या फिर आप लोग सही हैं? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन साहब को किसने बनाया है, जरा बता देंगे प्लीज? आपके पास कोई इंडिपेंडेंट, नहीं तो क्या पाकिस्तान के मुशर्रफ आकर के बना जाते हैं? आपके पास इस बात के लिए कि साहब इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मुझे बताइए कि 2006 में जो कानून बना है उसके लिए कभी कोई अपोज नहीं किया गया उसको, और पूरे मुल्क भर के अंदर तमाम लोगों की कोशिश ये होती है कि कहीं भी बाल विवाह ना हो। लेकिन अगर कुछ लोगों ने पुराना अगर कुछ किया हुआ है, जो कि हिंदुओं ने भी किया हुआ, मुसलमानों ने भी किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, अभी भी होते हैं, तो इसलिए आप उनको 2006-2007 में किसी ने विवाद किया तो आप उनको सजा देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं पुराने मामलों पर एक्शन हो रहा है, ठीक है, मैं इसका जवाब लेने के लिए चल रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे वहां पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितनी हुई और बाकी नहीं, शाहिद अली जी, एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं। बाल विवाह रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी कानून का, मैं तो कहता हूं। ठीक है, विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। कानून तो 2006 में बन गया था। विवेक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को माघ पूर्णिमा और महान संत रविदास जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूं कि उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर चल करके हम समरस समाज का निर्माण करेंगे जी। और निश्चित रूप से ये डिस्पैरिटी का क्रिएट करने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसका अंत होगा। आज देखिए कि आज बड़ा पावन दिन है, और दूसरी बात, एक पावन कार्य के लिए हम लोग बैठे हैं। आप देखिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वो संविधान का भी विरोध कर रहे हैं, देश के बनाए हुए संसद के द्वारा बनाए हुए कानून का विरोध कर रहे हैं, देश की परंपराओं, उसकी जो नैतिक मूल्य हैं उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कानून चाहे 2006 में बना या 2026 में बना या उसके बाद बना, कुछ प्रश्न ये है कि कानून तो था ना जी, कानून है ना, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है ना, तो फिर इलीगल कैसे है भाई? ये कह रहे हैं इलीगल है। मैं कहता हूं कानून के ऊपर, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, चाहे एक के खिलाफ हो तो 1000 के खिलाफ हो या 5000 के खिलाफ हो, आपको परेशानी क्यों हो रही है? दूसरी बात यह है कि जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो हिंदू पर भी हो रही है, मुसलमान पर भी हो रही है, तो आखिरकार मुसलमान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू तो कोई नहीं बोला। मुझे बताइए, किसी हिंदू संत ने, किसी विश्व हिंदू परिषद ने, किसी हिंदू संस्था ने किसी इसका विरोध किया क्या? हमारे भी लोग पकड़े जा रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि देखिए, चाहे भली कार्रवाई हो रही है, मैं कहता हूं कि कार्रवाई हमें भी पीड़ादायक है, लेकिन कानून का पालन करना प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो है समाज के ऊपर कलंक है कि नहीं है? बाल विवाह, हमने जब सती प्रथा का अंत किया, हमने दहेज प्रथा का अंत किया, हमने जो है अनेक और कुप्रथाओं का अंत किया। राजा राम मोहन राय ने
कब से इनको कहा हुआ है, और ये कानून आज का नहीं है। मैं कहता हूं 1929 में कानून बना था, उसके बाद 2 बार अमेंडमेंट हुए, 2006 में दोबारा ये कानून बना। आप देखिए कि इसके बावजूद भी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जब आंकड़े आसाम के अंदर जब वो सीमा को पार कर गए, तब जाकर सरकार ने निर्णय लिया। मैं कहता हूं सरकार का इनको सहयोग करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, एक बात। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसको कोई जानता नहीं, उसको कोई मानता नहीं, उसके पैरोकार बने बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि वही ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसने 3 तलाक पर विरोध किया था और कहा था कि अगर 3 तलाक खत्म कर दिया तो मुस्लिम युवक जो है मुस्लिम महिलाओं को मार देंगे, मर्डर कर देंगे। ऐसी तो सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में। आखिरकार ये बाल विवाह पर रोक कैसे लगवा पाएंगे? हफीज जी के पास जा रहा हूं। इनका चाल चेहरा इससे उजागर हो गया। हफीज जी जवाब देना चाह रहे हैं। इनका विरोध करके ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जी हफीज जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके कि आखिरकार कौन सुधार के जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन हफीज जी मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं, किसी भी कुरीति का समर्थन कैसे किया जा सकता है, और कौन लोग हैं जो इस तरह की कुरीति का खुलेआम समर्थन भी कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। बाल विवाह से किसका भला हो जाएगा? तो मुझे तो लगता है बाल विवाह का सबको एक सुर में विरोध करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नहीं, सुनिए शांडिल्य जी, बाल विवाह एक कुरीति है और ये बंद होनी चाहिए, लेकिन ये राष्ट्रीय समस्या है और हर प्रदेश में है, और इस बाल विवाह की वजह से हमारा प्रजनन दर बढ़ जाता है। लेकिन अब इस प्रजनन दर की सुनिए कि जब बिहार में प्रजनन दर 3 है और उत्तर, भाई इनसे कहिए जरा खामोशी से सुन लें, जब मैंने इनको सुना दिए। विनोद बंसल जी, हाँ एक एक करके, ठीक है, इनको छुपा दीजिए जरा। विनोद बंसल जी एक एक करके, मैं आ रहा हूं अभी आपके पास। अभी सुनिए, देखिए मेरे देश का जो औसत प्रजनन दर है वो 2 है और बिहार का 3 है, और उत्तर प्रदेश का 2.4 है और आसाम का 1.9 है। सवाल यह है कि जो राष्ट्रीय प्रजनन दर औसत है उससे भी कम है आसाम का। इसका मतलब यह है कि अकेले आसाम में ये इशू नहीं है, ये इशू पूरे देश में है। तो जब पूरे देश में है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये उत्तर, ठीक है विनोद बंसल जी, मैं विनोद बंसल जी एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके, ठीक है विनोद बंसल जी एक एक करके। इन्हें बोलने की बीमारी, कलीमुल हफीज जी चुपेंगे नहीं, कलीमुल हफीज जी उनका, मैं विनोद जी एक सेकंड, हाँ बोलिए आप। उनका सवाल सीधा है कि बाल विवाह का प्रजनन दर से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं और राज्यों में भी ये समस्या, सिर्फ असम में कार्रवाई क्यों हो रही है? आपका जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं संगीत रागी जी से जवाब लूंगा। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। शायद फोन कट गया, कुतर्क कट रहे हैं। मुझे लगता है उनका फोन कट गया है। संगीत रागी जी कह रहे हैं प्रजनन दर का हवाला दे रहे हैं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाल विवाह, इसके अलावा जो बाकी कुरीतियां हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो, थोड़ी देर पहले अभी विनोद बंसल जी ने सती प्रथा की बात की जिसको खत्म किया गया, दहेज प्रथा की बात की जिसको खत्म किया गया, अभी भी चलता है, लेकिन अब लोग बहुत जागरूक हुए हैं, उस पर कार्रवाइयां बहुत, इसके खिलाफ कानून है। आप शिकायत कर देंगे तो आपको तुरंत पुलिस उठा के जेल में डाल देगी, दहेज प्रथा के मामले में, इस तरह के सती प्रथा के मामले में। मेरा सवाल सीधा यह है कि जब बाल विवाह कानून के अंतर्गत एक्शन लिया जा रहा है तो इसको हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है? देखिए यही दुर्भाग्य है, और इस कारण से भी है क्योंकि देखिए आसाम के मुख्यमंत्री ने बहुत खुले तौर पर बोला कि इसमें यदि हिंदू है तो हिंदू भी पकड़ा जाएगा, और पकड़े गए हैं। जो पंडित हैं जिन्होंने ऐसे शादी को करवाया वो भी पकड़े जा रहे हैं, मौलाना हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है हेमंत बिस्वा शर्मा का। बाकी मुख्यमंत्री जो हैं वो डर करके ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने किया है, इसलिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 1947 में विभाजन के पश्चात भी मुस्लिम नेतृत्व में मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी मानसिकता उनकी 1947 से पहले वाली ही है। वो आज भी चाहते हैं कि इस टूटे हुए बंटे हुए भारत में भी हम सरिया से इस देश को चलाएं, इसीलिए उनको वो जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के और पर्सनल लॉ को लेकर के इतने आक्रामक हैं। उनको लगता है कि वो चीज़ हलाल, आप 1970 में कभी हलाल मीट के बारे में आपने सुना था? नहीं, ये एग्रेसिव इस्लाम का एजेंडा है और पैन इस्लाम का एजेंडा है, ये एग्रेसिव इस्लाम का। इसके तहत जो है वो आपको कुरान को पढ़ कर के और कोई सर्टिफाई कर रहा हो कि भाई ये चीज़ें जो है वो हलाल है और ये चीज़ें हराम है, अब जाकर के इत्र हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो,
इस प्रकार का एजेंडा पहले 1970-60 के दशक में भी नहीं देखा गया था। ये आज, और ये जो हलाल का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। धमकाया क्या जाता है कि यदि आप हलाल के व्यवसाय पर आपने पाबंदी लगाई तो दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनके साथ आपके व्यापारिक संबंधों में खराबी हो जाए। यानी कि भारत का मुस्लिम समाज भारत राष्ट्र को, भारत की सरकार को अरबों के सापेक्ष में ब्लैकमेल करता है। इससे ज्यादा घृणित मानसिकता का कोई परिचय हो नहीं सकता। बिल्कुल। कलीमुल हफीज जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। कलीमुल हफीज जी, इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर उछालकर एक सेंटिमेंट क्रिएट करना और वोट का डाइवर्जन बनाना कि एक वोट एक तरफ हो जाए, दूसरा वोट दूसरी तरफ हो जाए और से सिलेक्टिव फायदा निकालने की कोशिश की जाए, साफ साफ एजेंडा ही है। मुसलमानों का भला अगर चाह रहे होते, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गए, मुस्लिम के आधार पर जो लोग राजनीति करते हैं, तो मुसलमानों का भला हो गया होता आज तक में। मुसलमान उनकी शिक्षा दर बेहतर हो गई होती, उनके मामले में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उनकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया होता। कलीमुल हफीज जी। जी हां, ना सिफारिशों को पहले यूपीए सरकार ने लागू किया जबकि कमेटी उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद उन सिफारिशों के खिलाफ चली गई ये जो मौजूदा मोदी सरकार। यानी उसमें ये कहा गया था कि इनकी जो तालीमी कंडीशन है वो दलितों से भी बदतर है, यानी बेकार है, इनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाएं। तो वो सारी स्कॉलरशिप इस मोदी सरकार ने बंद कर दी। जब उनके पास 20 लाख करोड़ का बजट था तब भी उन्होंने 3,500 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट रखा था। लेकिन आज 45 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने बजट पेश किया, तो उसमें भी जो 5,000 आखिरकार जिहादी अड्डे जो बन गए उन्होंने पढ़ने से मजबूर किया। यानी वो जो विनोद बंसल जी एक एक करके मैं आ रहा हूं, विनोद बंसल जी एक एक करके स्कॉलरशिप मदद करती थी, वो भी इस मोदी सरकार ने उनसे छीन ली। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि तुम अपनी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उनकी स्कॉलरशिप छीन लेती है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो मदरसे के जो टीचर्स हैं उनको 160 करोड़ रुपए की जो तनख्वाह का अनुदान दिया जाता था वो 10 करोड़ कर दिया। तो आप बताइए कैसे उनके हाथ में कुरान आएगा और कैसे वो कंप्यूटर सीखेंगे? जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये सरकार तो इस तरह से तो मोदी सरकार तो पासमानदा मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। शाहिद अली, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। और जब पढ़ाई को लेकर बात की जाती है कि पढ़ाई में बेहतरी की जाए, तो कहते हैं मदरसों से छेड़छाड़ हो रही है, हमारे धर्म से छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। शाहिद अली, इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। डिबेट लगातार जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बातें कही जा रही है, आज पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई जिसमें एमआईएम चीफ भी शामिल हुए और तमाम तरह की बातें हुई। इसमें कहा गया कि यूसीसी को लागू नहीं करने दिया जाएगा, 1991 वर्शिप एक्ट का सपोर्ट किया जाएगा, उसको हटाने नहीं दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर हम डिबेट करें। साथ ही साथ असम का मुद्दा भी बहुत गुंज रहा है, जहां बाल विवाह पर असम सरकार लगातार एक्शन ले रही है। ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद अली, आप जवाब देना चाह रहे थे इन तमाम मुद्दों को लेकर। मेरा सवाल फिर से वही है कि बार बार मुसलमानों को डराकर उनका रहनुमा बनकर, आज तक बना कोई नहीं उनका रहनुमा, उनकी भलाई किसी ने नहीं की। मोदी सरकार बेशक पासमानदा मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों की बात कर रही है, उन तक पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन 70 साल की सरकार होगी, किसी ने आज तक भला नहीं सोचा। वोट सबको चाहिए उनका, और राजनीति भी उनके नाम पर सबको करनी है। शाहिद अली जी। विवेक जी, इसमें आपकी बात में कोई शक नहीं है कि उनका भला किसी ने नहीं किया। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि भला भले किसी ने नहीं किया, लेकिन जो जुल्म सितम की इंतहा इस सरकार में है, वो इंतहा भी कभी नहीं हुई। ये बात भी अपनी जगह सही है। जो आपने दूसरी बात कही, वो पासमानदा मुसलमानों की तरफ वो रुजू कर रही है, तो पासमानदा मुसलमान क्या दूसरे मुसलमानों से अलग है? या मुसलमानों में डिवीजन करने के लिए ये कोशिश है, ये क्या देश के लिए घातक नहीं है? अभी संजीव रागी जी कह रहे थे कि साहब पहले हमने हलाल का नाम नहीं सुना, आज ये हलाल की बात करते हैं। भाई, अगर मैं हलाल गोश्त खाता हूं तो इससे मेरे किसी हिंदू भाई को क्या तकलीफ है? उसके मैं कौन से हक का हनन कर रहा हूं? अगर मैं अपने मामलात में जो शरीयत एक्ट 1937 जो भारत में लागू है, शरीयत एक्ट 1937 ये कहता है कि मुसलमानों को जो उनके मसले हैं, जो उनके घरेलू मसले हैं, विल के मसले हैं, शादी के मसले हैं, डिवोर्स के मसले हैं, वो ये तमाम मसले वो शरीयत यानी कि अपने मुस्लिम पसंद लॉ के तहत ही निपटाएंगे। ऐसे हिंदू भाइयों को भी वो राइट है, सिख भाइयों को भी राइट है, पारसी भाइयों को भी राइट है, क्रिश्चियन भाइयों को भी राइट है। तो क्यों तकलीफ हो रही है इनके पेट में? साहब, मुसलमानों को पास नहीं होनी चाहिए। ये नफरत की इंतहा देखिए ना आप, कि मुसलमान का अपना कोई मसला है,
अगर, उससे हमारे किसी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं है। लेकिन ये चंद लोग जो अपने आप को रहनुमा बना के बैठे हुए हैं, ये जो 2024 से तमाम जो सरकारों में आने की कोशिश करते हैं सिर्फ इस बात पे कि हमने ये जहर बांट रहे हैं, ये जहर ही हमें सत्ता में लेके आएगा, इसके अलावा इनको और कुछ भी नहीं है। देश में चाहे कुछ भी हो जाए, अरे मुसलमानों ने तो भैया इस देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जानें दी है ना। जो लोग चले गए, मैं रागी जी आपके पास आ रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन शाहिद जी मुझे, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। शाहिद जी मुझे यहाँ पर है, उन्होंने तो अपने हिंदू, शाहिद जी मुझे एक बात बताइए, ये हिंदू भाई जी पे ठीक है, यकीन नहीं किया शाहिद जी ठीक है, ठीक है, शाहिद जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है, शाहिद जी मुझे एक बात बताइए, बाल विवाह तो जातिगत मसला नहीं हो सकता। बाल विवाह के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है, कानून का समर्थन है, लेकिन दुरुपयोग का पूरी तरह से मुखालफत है। बहु विवाह यानी मल्टीपल मैरिजेस, 3 तलाक का मामला, ये भी तो इंसानी अधिकार, ये भी तो इंसानी अधिकार और संविधान का दायरा तोड़ते हैं ना। जो ट्रिपल तलाक का कानून है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर पिटीशन चैलेंज किया हुआ है, उसे हमने भी चैलेंज किया हुआ है, और वो हमें पूरा यकीन है कि जिस दिन उसकी समाप्त हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, वो कानून भी खत्म हो जाएगा। ये जिस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है ना पुराने मसलों में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ये बिल्कुल घातक है। ये कह रहे हैं घातक है, ठीक है, मैं विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रागी जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी कह रहे हैं घातक है इन मामलों से छेड़छाड़ करना। अब घातक का मतलब तो शायद अली बता पाए, लेकिन ऐसी इंसानियत के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है। कैसे? अब चलिए मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूं, आपके घातक, आप थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ना मैं धमकी दे रहा हूं, ना मैं थ्रेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो देखिए, एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, उन 5 का जब विकास होगा तभी पूरे परिवार का विकास होगा। एक बच्चा अगर अपाहिज है, उसको आप और अपाहिज कर दें तो उसमें पूरा परिवार का जो कमाई हो रही है उसका इलाज में खर्च होगी, तो फिर पूरा परिवार उतनी ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुसलमानों को अपाहिज बनाने की कोशिश मत करिए, मुसलमानों को साथ में लेकर चलिए। पूरा देश पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करने वाला है, पूरी दुनिया के अंदर डग्गा बजाने वाला है। ये सब लोग अगर मिलकर चलेंगे तो हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे होगा। ये आज नंबर 5 पे आया है, कल नंबर 1 पे भी आएगा। लेकिन इस तरह से आप अगर ये करेंगे कि साहब हमने मुसलमानों को इस तरह से कर देंगे, इनको बिल्कुल पूरी तरह से हम इनको टेरराइज करके रख देंगे, डरा के रख देंगे, तो ये देश के तरक्की में कहीं ना कहीं एक भी दलील, शाहिद अली जी मुझे माफ कीजिएगा, आप पेशे से वकील हैं, अच्छे वकील हैं आप, लेकिन आपकी एक भी दलील मेरे दिमाग में तो, मेरे भेजे में तो मैं नहीं उतरी। विनोद बंसल जी बाकी आपको जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, क्यों परेशान किया जा रहा है, उनका सवाल यही है। विवेक जी बड़ा ताज्जुब हो रहा है। देखिए, जब जो चीज आपके गले में नहीं उतरी, आपके सीधी दर्शकों के गले में कैसे उतरेगी? एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि जब चाहे बाल विवाह की बात हो, बहु विवाह की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हलाला की बात हो, या अन्य जो विभत्स महिला विरोधी इनकी मान्यताओं की बात हो, चाहे शरीयत से मान्यता प्राप्त हो या इस्लाम के कट्टरपंथी धड़े से मान्यता प्राप्त हो, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे कट्टरपंथी संस्था से मान्यता प्राप्त हो, ये सारे के सारे लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, ये देश जो है बदलता भारत है, ये नया भारत है। इस भारत के अंदर प्रत्येक महिला को समान अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक दत्तक पुत्र को समान अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समृद्ध समाज के निर्माण का हक होना चाहिए। हर नागरिक का अधिकार समान होना चाहिए। जी बिल्कुल। मुसलमानों की पिछड़ापन की, मुसलमानों के अशिक्षा की, मुसलमानों की उसकी, आप मुझे बताइए, पसमानदा मुसलमानों का नाम लेते के साथ ही उनको सांप छूट जाता है। क्यों भाई, क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? आखिरकार उनको आप और पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनको आप और क्यों प्रताड़ित करना चाहते हो? शियाओं के बारे में कोई नहीं कहता। आप मुझे बताइए कि ये बार-बार लगातार बोले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जब बोलना शुरू किया तो ये चुप्पी साध गए। ठीक है विनोद बंसल जी, आप कह रहे हैं हर नागरिक का अधिकार समान होना चाहिए, ये तो बिल्कुल संविधान मत बात है। ठीक है, मैं जा रहा हूं संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, उसके बाद कलीमुल हफीज जी आपके पास। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का ही खिल्लियां उड़ाते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में सीधा सीधा कहा है, आज नहीं 1950 में कहा था, बाबा साहब ने लिख के दिया है। अगर आप मानते हैं तो उनकी बात को, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने देशवासियों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। आखिरकार क्यों नहीं लागू करते भाई? आप मुझे बताइए, जब हलाल की बात आती है तो ये हलाल के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी कब तक चलती रहेगी देश के अंदर? आखिरकार कौन? ठीक है विनोद बंसल जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। समान उपयोग आतंकवादी फैलाने में करते हैं, देखिए फैलाने में।
ऐसा क्यों? ये पूरा 24 के चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है संगीत रागी जी, मुझे ऐसा लगता है। मैं ठीक है, मैं विनोद बंसल जी आ रहा हूं आपके पास। केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ओपनिंग में भी कहा था कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि फिलहाल देश में सीसीओ यानी कॉमन सिविल कोड लाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन जब बैठक होगी तो चर्चा इसी बात पर होगी, क्योंकि जानते हैं जब तक मुस्लिम आबादी को डराएंगे नहीं तब तक इनको अलग थलग नहीं कर पाएंगे, इन पर रूल नहीं कर पाएंगे। संगीत रागी जी, देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि यदि आप वही शरीयत वाली शिक्षा से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इस देश का हाल भी वही होगा जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो तालिबान और सीरिया में चल रहा है, जिसमें करीब करीब दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं, एक आध दो को अपवाद छोड़ दें तो सारे उस इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, जिसमें 85% विक्टिम भी मुसलमान ही हैं। तो वो जो एक पीछे का जो रास्ता है, यदि आपने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस देश में वही हाल होगा जो हम आज अफगानिस्तान में देख रहे हैं। इसलिए भारत सरकार यदि या कोई भी सरकार यदि उस प्रकार की शिक्षा को कम करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात देख, कोई दुनिया का कोई दुनिया का एक देश बताइए जो सेकुलर देश हो जहां शरिया से कानून चलाया जाता हो। इसको बंद करना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। और 1937 के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय भी बाबा साहब अंबेडकर ने इसको क्वेश्चन किया था और कहा था कि ये ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया है। तब ये भी उन्होंने कहा था, उसी बहस में उन्होंने कहा था कि भाई मालाबार के मुस्लिम जो हैं और जो वेस्ट के मुस्लिम हैं, जो बिहार के मुस्लिम हैं, उन सबकी अलग अलग प्रथाएं हैं। तो ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक राजनीतिक हथकंडा था जिसे ब्रिटिश शासन ने एक फांड से कोडिफाई करके एक साथ लाने के लिए किया था। इसलिए उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक सेकुलर देश में कॉम्युनल कानून नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, और शरिया कानून जो है वो ये आपकी बात आ गई। सेकुलर देश में जो है वो कम्युनल कानून नहीं चला जा सकता। कलीमुल हफीज कुछ कहना चाह रहे, शाहिद अली, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। कलीमुल हफीज जी, देश एक, लोग एक, तो अधिकार एक क्यों नहीं, जो हमारे कानून एक क्यों नहीं? संगीत रागी साहब जो बात कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसी अज्ञानता की बात कर रहे हैं। ये मेरे सेकुलर दोष में कम्युनल कानून चलाने की बात कर रहे हैं और दोष बढ़ रहे हैं। सेकुलर कंट्री में सेकुलर कानून ही चलेगा, बिल्कुल कम्युनल नहीं चलेगा। रही बात ये कि ये चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके साथ साथ हर धर्म को अपनी आस्था और अपनी पूजा पद्धति मानने का अधिकार है। अब ये बताइए मुझे, मैं मुसलमान हूं, मुझे मरने के बाद दफनाया जाएगा जमीन में, और संगीत रागी जी हिंदू हैं, इनको मरने के बाद जलाया जाएगा, तो क्या ये दफन होना चाहते हैं या मुझे जलाया देना चाहते हैं? ये समान नागरिक संहिता से क्या मतलब है? क्या मुझे भी जलवाएंगे या खुद दफन होंगे? बताएं जरा, टीवी पे बताएं। समान नागरिक मरने के बाद संगीत रागी जी क्या चाहते हैं? ये भी दफन होना चाहते हैं? ठीक है, एक सेकंड नहीं, दफनाने की कलीमुल हफीज जी, ठीक है, आपकी एक सेकंड बताइए आप। अच्छा, आप जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, कलीमुद्दीन साहब ने कितनी बड़ी सफाई से, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, कितनी सफाई से बातों को डिस्टॉर्ट किया। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस, सुप्रीम कोर्ट क्या कॉम्युनल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 बार ऑब्जर्वेशन आ चुका है, शादी, ब्याह और सक्सेशन, इन्हीं तीनों मामले पर है। आप ब्याह आप मुस्लिम रीति से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो मरने के बाद आपका दाह संस्कार मुस्लिम रीति से होता है, किसी ने मना नहीं किया है साहब। सिर्फ ये कहा गया है कि जो सक्सेशन का नियम है, शादी के ये हैं, वो सारे जो है उस पर जो तलाक, डिवोर्स जिसको कहते हैं, जो सिविल मैटर्स है, कहीं इसमें धार्मिक मैटर नहीं आया है सर। आप इसको लेकर के ये कर रहे हैं। आपके एक बात मुझे बताइए, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड आप अपनाते हैं तब उसमें इस्लाम खतरे में नहीं हो जाता है, और सिविल प्रोसीड्यूर कोड अपनाने में इस्लाम खतरे में हो जाता है। आप मुसलमानों को बरगलाते हैं। ठीक है, मैं अमेरिका में बस 10 सेकंड और अमेरिका में आप मान लेंगे, वहां पर खतरे में नहीं होता है। भारत के अंदर आप मान लेंगे। और शरीयत लॉ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये कोडिफाई ब्रिटिश सरकार ने किया था। यदि इसको आप देखें कि यदि वो पूरी दुनिया में यदि एक ही होता तब हम मान भी लेते
उसको भारत के अनुसार उसमें मॉडिफाई करके बनाया गया है। ठीक है, कलीमुल हफीज जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड में आ रहा हूं। ठीक है रागी जी, एक सेकंड। कलीमुल हफीज जी, कानून 3 तलाक को लेकर बना क्योंकि 3 तलाक का जो मामला था वो दूसरों की जिंदगी को भी खराब करता था। कानून दाह संस्कार को लेकर नहीं बना। आप मैं जो बात रागी साहब कह रहे हैं मैं उसको आसान शब्दों में दर्शकों तक मैंने पहुंचा दी। अब आप जवाब दीजिए। देखिए 3 तलाक वो मुसलमानों का अपना कानून है कि वो 3 तलाक एक बार में दे रहे थे, उसे सरकार ने कहा ये गलत है, इसे नहीं दे सकते। अब आप 3 तलाक तो देंगे लेकिन एक डिफरेंस के बाद देंगे, ठीक है, हमने मान ली बात। लेकिन ये तलाक जो मुसलमानों ने, इस्लाम ने पूरी दुनिया को सिखाई, उसी ने हिंदू मजहब ने भी इस्लाम से सीखी है और हिंदू मजहब ने चेंज किया है उसमें। अच्छा, अब आइए, पहले हिंदू मजहब में तलाक का लफ्ज था ही नहीं, इस्लाम से भी कुछ सीखा जाता है, लेकिन अब उन्होंने अडॉप्ट कर ली। कलीमुल जी, सफेद झूठ मत बोलिए, इस्लाम से मत सिखाइए कुछ भी, नहीं तो दुनिया के अंदर खून खराब होगा। अच्छा, और तो कहां से सीखी आपने? आपने जो तलाक स्टार्ट की है वो कहां से सीखी आपने? इंडिया टीवी के मंच पे खून खराबे की बात मत कीजिए। देखिए हमारा मंच इसलिए नहीं है, मैं माफी चाहता हूं और ये आपका स्टेटमेंट है, हम अपने आप को खुद को अलग करते हैं आपके स्टेटमेंट से। ठीक है, एक सेकंड। कि हिंदू मजहब में जो तलाक लेकिन आप कहां से आई है? ये कलीमुल हफीज जी आप कह रहे हैं कि हिंदू मजहब ने मुस्लिम मजहब से सीखा। हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू धर्म है। तलाक कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, विनोद बंसल जी इस पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तलाक देना, तलाक का कोई कांसेप्ट ही नहीं था हिंदू मजहब में। विनोद बंसल जी इस पर जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए विवेक जी बताइए। विवेक जी, देखिए जब किसी के पास तथ्य नहीं होते, सत्य नहीं होते, तो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं आज बात यूसीसी पर है। आप मुझे बताइए कि बच्चों को वो अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए जो कि संविधान प्रदत्त है? क्या महिलाओं को वो अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए जो संविधान प्रदत्त है? आखिरकार वो सारे के सारे अधिकार दत्तक पुत्रों को, पुत्रियों को क्यों नहीं मिलने चाहिए? आप मुझे बताइए, इनको कौन कहता है कि यूसीसी लागू करने से आपको जलाया जाएगा? नहीं, जलाना तो हमारे, अब हम किसी को जलाते तो है ही नहीं। आप मुझे बताइए, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो वास्तव में विशुद्ध रूप से धार्मिक है, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो साफ साफ बात है। आप मुझे बताइए, आप मस्जिद में जाएंगे, उसको कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, हिंदू मान्यता और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है, रागी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड के लिए, फिर मैं रागी जी 10 सेकंड। हाँ ठीक है, विनोद बंसल जी ठीक है, विनोद बंसल जी ठीक है। देखिए अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी संविधान देता है, ये ठीक बात है, लेकिन संविधान इस बात की आजादी नहीं देता है कि आप किसी की आजादी छीन ले, किसी का अधिकारों का हनन कर ले। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, संगीत रागी जल्दी। देखिए कलीमुल साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुस्लिम समाज को, शाहिद अली जी से मैं आग्रह करूंगा, मुस्लिम समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाइए। वो पीछे मत धकेलिए उसको। यदि हमारी बहनें यदि पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ें, उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। वो आप उनको एक ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, संगीत रागी जी, मेरे पास वक्त इतना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।